हे एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों का एक बार फिर से आप लोगों की एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर एसएससी के मॉक टेस्ट में। तो बेसिकली एस्पायरेंट्स, दिस इज अनदर क्लास जो आप लोगों को मॉक टेस्ट के रूप में मिल रही है। आप लोगों को इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और अपने स्कोर्स जो हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं, ताकि मैं एक बार एनालाइज कर पाऊँ कि भैया आप लोग कितने पानी में हैं। ठीक है, चलिए तो बिना कुछ सारी बातों को बहुत ज़्यादा बातें करते हुए चलो यहाँ पे इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहला सवाल है आप लोगों का, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है। अच्छा देखो, इसके लिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि मैम हमें तो ये आता नहीं है, हमने तो कभी जो है सारे विटामिन के नाम पढ़े नहीं हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन है आपके पास। हमारा जो एक चैनल है कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स बाय एग्जामपुर, ठीक है, उसके अंदर उस चैनल पे आपकी विटामिन की ट्रिक पड़ी हुई है, जिसमें विटामिन की ट्रिक साथ साथ विटामिन के नाम क्या रहेंगे, उनके ट्रिक, और उनके कारण कौन से डिजीज होते हैं इनकी ट्रिक पड़ी हुई है। 13-14 मिनट की वीडियो है, देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा विटामिन ट्रिक बाय पूर्णिमा मैम और आपको मिल जाएगी। कौन से चैनल पे? कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स बाय एग्जामपुर। ठीक है, इस चैनल पे आपको क्या मिल जाएगा? आपको कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो इसमें पूरा का पूरा जो रहेगा, पूरा विटामिन ए बी सी डी ई और के, इनके नाम क्या हैं, फिर बी की फैमिली के पूरे नाम क्या है, आपको वो सब चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए से स्कर्वी नामक रोग होता है। बिल्कुल गलत बात है भाई, स्कर्वी विटामिन सी के कारण होता है। ठीक है, ये किसके कारण हो रहा है? सी की कमी के कारण हो रहा है। फिर विटामिन बी, इसके कारण रिकेट्स होता है। भाई ये भी गलत बात हो गई, क्योंकि रिकेट्स होता है डी के कारण। नेक्स्ट, विटामिन सी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है। गलत, यह तो ए के कारण हो रहा है। लास्ट आ जाता है विटामिन ई, इसके कारण रिप्रोडक्शन होता है। भाई बिल्कुल सही बात है, अगर विटामिन ई नहीं होगा तो इंसान स्टेराइल हो जाता है। ठीक है, इंसान नपुंसक हो जाता है। ठीक है, स्टेराइल हो जाता है। तो इस वजह से विटामिन ई इंसान के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रजनन में दिक्कत होती है अगर विटामिन ई की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। द डिजीज बेरी-बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बेरी-बेरी नामक जो रोग है, बेरी-बेरी नामक जो रोग है आपका, वह इनमें से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 या फिर विटामिन ई, इनमें से किसकी कमी के कारण आपको बेरी-बेरी नामक रोग होता है? तो देखिए, जो बेरी-बेरी नामक रोग है उसको हम सूखा रोग बोलते हैं, और यह आपका विटामिन B1 के कारण होता है। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इंसान को सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। क्लोरोफिल वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड नेम्ड बाय। देखो, जो क्लोरोफिल है हमने अभी सेल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है, हरित लवक हम इसको कहते हैं। और यह जो क्लोरोफिल है इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जो क्या करती है? सनलाइट को ट्रैप करती है, और ट्रैप करने के बाद क्या करेगी? ट्रैप करने के बाद वहाँ पे ट्रैप करने के बाद वहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण स्टार्ट करेगी। कैसे? वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के क्या कर देती है? एक ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल जो है, हमें इसके बारे में मुख्य बातें पता हैं। यह हरे रंग का दिखाई देता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है। लेकिन इसकी बात यह आती है कि ये जो क्लोरोफिल है इसको ढूंढा किसने था? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मिल रहा है, हरित लवक के अंदर जो क्लोरोफिल मिल रहा है, यह कहाँ किसने ढूंढा था? केवेंटो और पेलेटियर ने इसको ढूंढा था। किसने ढूंढा था? केवेंटो और पेलेटियर ने इसको ढूंढा था। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि कई बार एसएससी आप लोगों से आपके इन सवालों को भी पूछ लेता है, यानी कि साइंटिस्ट के नामों को पूछ लेता है। ये काफ़ी कम होता है, लेकिन जो भी है होता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डजंट फिट इनटू द सेल थ्योरी। ये मैंने आपको सेल जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी आपसे पूछा था, तब भी आपको बताया था कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कौन सा आपका जीव है जो सेल थ्योरी में फिट नहीं होता, यानी कि कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता।
ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा सेल है या कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता? आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा कि भाई जो वायरस होता है, जो विषाणु है, वह क्या नहीं करता, वह आपके कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, किसको नहीं फॉलो करता? वो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? विषाणु यहाँ पे उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और चीज, विषाणु को मैंने क्या बताया था, इसको क्या बोलते हैं? लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, जीवित और निर्जीव के बीच की एक कड़ी किसको कहा जाता है? आप क्या कहेंगे? इसी वायरस को कहा जाता है, विषाणु को कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको? जीवित और निर्जीव के बीच की एक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट? इनमें से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? यूरिया है, इंसुलिन है, ग्लाइसिन है या ग्लूकोज है? इनमें से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? यूरिया, इंसुलिन और उसके बाद ग्लाइसिन या ग्लूकोज? क्या उत्तर देंगे आप कि यहाँ पे देखो, इनमें से जिसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा? कार्बन और वाटर एक साथ मिलेगा ना एक पर्टिकुलर रेशो में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्लूकोज कहते हैं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट दो वर्डों से मिलके बना है, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो का मतलब क्या? यहाँ पे कार्बन मिलेगा, और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको वाटर मिलता है। ठीक है, तो कार्बन और वाटर यहाँ मिल रहा है। फॉर्मूला क्या रहता है? CnH2ON। ठीक है, ये क्या हुआ आपका? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला हुआ। अब देखो यहाँ पे जरा थोड़ा सा ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, एक बार उसको थोड़ा सा करके देखें। C6H12O6। यहाँ से अगर मैं 6 को N मान लूँ, यानी कि N की वैल्यू अगर मैं 6 मान लूँ, तो क्या ये ऐसे हो जाएगा? C6H2O6। क्या ये इस फॉर्मूले में सटीक बैठा? आप कहोगे हाँ जी मैम। तो इसका मतलब क्या? यहाँ ये जो ग्लूकोज है, यह क्या है आपका? एक कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू, जो हमारा वातावरण है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वह किसके कारण है? फोटोसिंथेसिस के कारण, एक्सक्रीशन के कारण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण या रेस्पिरेशन के कारण? ऑक्सीजन का स्रोत किसके कारण है? कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी क्रिया है जो जो हमारे पूरे वातावरण में ऑक्सीजन का बैलेंस बनाती है? तो आप यहाँ क्या उत्तर देंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, वही क्या करता है? वही ऑक्सीजन का बैलेंस बनाता है, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है आप लोगों के सामने। द ओनली लिविंग टिश्यू इन प्लांट जाइलम इज, जो प्लांट का जो जाइलम होता है, देखो अभी यहाँ पे प्लांट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है आपका फ्लोएम। ठीक है, यहाँ पे ये जो जाइलम होता है यह क्या है? यह आपका पानी को लेके जाता है, वाटर को लेके जाता है, और फ्लोएम क्या है? फ्लोएम आपके फूड को लेके जाता है। ठीक है, अब यहाँ ये जो वाटर है और जो फूड है, इनको लेके जाने का काम किसका? जाइलम और फ्लोएम का। लेकिन ये जो जाइलम होता है ना, इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं सब डेड होती हैं एक चीज़ को छोड़ के। ठीक है, इसके अंदर ट्रैकियार्ड्स होते हैं, इसके अंदर फाइबर होता है, ठीक है, इसके अंदर सीव्स होते हैं, लेकिन वो सब क्या है? वो सब डेड है। इसके अंदर जो जीवित चीज़ है वह क्या है? वह है पैरेन्काइमा। ठीक है, वह क्या है? पैरेन्काइमा है, और पैरेन्काइमा इसके अंदर हमें क्या मिलता है? जीवित चीज मिलती है। ठीक है, इसके अंदर हमें लिविंग थिंग यहाँ पे मिलती है, बाकी सब क्या है? निर्जीव है। जहाँ पे भी आपको पैरेन्काइमा शब्द मिले ना, हमेशा समझ जाना यह एक ऐसा टिश्यू है जो हमेशा जीवित रहेगा। इसकी जो वॉल्स होती है, सेल वॉल जो होती है, वो क्या होती है? बिल्कुल प्लांट सेल वाली होती है, कि यानी कि जो किसी भी प्लांट सेल, जीवित प्लांट सेल को दर्शाती है। ठीक है, पैरेन्काइमा का मतलब यही रहेगा। इसी के बजाय अगर कहीं पे स्कैलेरेन्काइमा लिखा हो, ठीक है, अगर कहीं पे भी स्कैलेरेन्काइमा लिखा हो तो ये समझिएगा कि यह जो वॉल होती है, ये जो आपका स्कैलेरेन्काइमा होता है, यह डेड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह जो आपका लिग्नाइट
लिग्निन का बना होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह लिग्निन्स का बना होता है, इसी कारण यह क्या है आपका डेड आपका टिश्यू होता है। ठीक है, चलो अभी तो यहाँ पे वैसे सवाल में आपसे पूछा था कि जो आपका जाइलम है उसके अंदर ओनली लिविंग टिश्यू क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जाइलम पैरेन्काइमा आपका ओनली लिविंग टिश्यू होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका? द इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट फॉर। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं यानी कि कीट भक्षी पौधे होते हैं, वह कीटों को डैश के लिए खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, बी है फैट, तीसरा है विटामिन, चौथा है कार्बोहाइड्रेट। इनमें से किसके लिए इंसेक्टिवोरस पौधे किसी इंसेक्ट को खाते हैं? नाइट्रोजन के लिए, फैट के लिए, नेक्स्ट है विटामिन के लिए या कार्बोहाइड्रेट के लिए? तो यहाँ पे आप आंसर क्या देंगे कि जो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसके लिए वह किसी भी कीड़े को खा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन इज एन। जो राइबोफ्लेविन है वह क्या है? वह एक प्रकार का, जल्दी बताएंगे। यहाँ पे जो राइबोफ्लेविन है, फिर से मैं यही कहूँगी कि जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक चैनल पे जो वीडियो है, जो पूर्णिमा मैम विटामिन्स ट्रिक्स बाय पूर्णिमा मैम ऐसे करके आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इसकी पूरी ट्रिक मिल जाएगी, कैसे आपको कौन से डिजीज याद रखे हैं या फिर कौन सा नाम ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो राइबोफ्लेविन है यह क्या है? यह आपका विटामिन B2 होता है। ठीक है, यह क्या है? आपका विटामिन B2 है। तो इसके हिसाब से आपका उत्तर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका विटामिन। ठीक है, क्या है ये? एक प्रकार का विटामिन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अ स्टारफिश इज। लोकोमोटरी का मतलब क्या होता है? कि जिससे जो है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म चल पाए। जैसे हमारे जो लोकोमोटिव ऑर्गन है वो क्या है? वो हमारे पैर हैं। इधर जब हम बात करते हैं किस चीज़ की? एक अमीबा की, तो अमीबा के लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? उसका सिडोपोडिया होता है, जो नकली हाथ जिससे वह जो अपना खाना पकड़ता है वही क्या है? इसका लोकोमोटिव ऑर्गन होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की, एक और चीज़ था ना, यहाँ पे स्टारफिश का पूछा ही है, तो स्टारफिश का जो लोकोमोटिव ऑर्गन होता है वह क्या होता है? ट्यूब फिट होता है। इसके अलावा जो वो होता है पैरामीशियम होता है, जो स्लिपर लाइक एनिमल होता है, उसका जो लोकोमोटिव ऑर्गन है वह क्या है? वह होता है इसका सिलिया। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे, जैसे आपने वो बोट रेस देखी है, जो पोंगल के ऊपर बोट रेस कराई जाती है, लंबी सी वो स्नेक जैसी रेस वो बोट होती है और उसके साइड में ऐसे ऐसे करके चप्पू चलाते हैं सब लोग एक सिंक्रोनस मैनर में। ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लगे होते हैं? इसके सीलिया, छोटे छोटे से फाइबर्स लगे होते हैं इस पैरामीशियम के, और ये जब चलता है ना तो सारे के सारे जो ये फाइबर्स होते हैं सब एक साथ मूव करते हैं। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि भैया ये हुआ सिलिया और ये कौन है? आपका पैरामीशियम है। ठीक है, और पैरामीशियम को एक और नाम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्लिपर लाइक एनिमल। ठीक है, चप्पल नुमा जानवर। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं? चप्पल नुमा जानवर कहते हैं। किसको? आपके पैरामीशियम को। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीशियम किसके द्वारा ट्रैवल करता है? आपका सिलिया के द्वारा ट्रैवल करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है युगलीना। ठीक है, ये क्या है? इसका फ्लैजिला होता है। ठीक है, और ये कौन है? ये है युगलीना। ठीक है, तो युगलीना किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? आप क्या कहेंगे? युगलीना आपका फ्लैजिला के माध्यम से ट्रैवल करता है। फ्लैजिला इसका एक लॉन्ग थ्रेड होता है, सीलिया से लंबा थ्रेड होता है, जो अकेला ही किसमें मूवमेंट करने में मदद करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? हम लोग पैरों से मूव करते हैं, स्टारफिश ट्यूब फीट से मूव करती है। फिर इसके अलावा जो आपका पैरामीशियम है वो सिलिया से मूव करता है। जो युगलीना है वह अपने एक तंतु से मूव करता है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। जो अमीबा है वो सिडोपोडिया से मूव करता है। सिडोपोडिया कैसा दिखाई देता है? कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या हुआ? इसका
सिडोपोडिया हुआ, इसके माध्यम से यह मूव करता है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे मैं एक बार इन सबको लिख देती हूँ, ये आपके लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 1 पैरामीशियम, लोकोमोटिव ऑर्गन कौन सा है? सीलिया, ठीक है। दूसरा स्टारफिश, इसका लोकोमोटिव ऑर्गन कौन सा है? ट्यूब फिट। नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है आपका युग्लिना, इसका कौन सा लोकोमोटिव ऑर्गन हो जाता है? इसका हो जाएगा आपका फ्लैजिला। नेक्स्ट आ जाता है आपका अमीबा, अमीबा का लोकोमोटिव ऑर्गन कौन सा हो जाता है? तो अमीबा का लोकोमोटिव ऑर्गन आपका हो जाता है सिडोपोडिया, ठीक है। तो आपको ये 4-5 चीजें बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां से लगातार सवाल बनता है, ठीक है। ये रेयर सवाल हैं, ठीक है। लगातार बनने का मतलब अगर सवाल बनेगा ना, यहीं से बनेगा, ठीक है। इसके अलावा इन सब चीज़ों से कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता। स्टारफिश में यह पूछ लेते हैं कि ये जो स्टारफिश है क्या ये एक प्रकार की फिश है? तो बिल्कुल नहीं, ये आपका एक इकिनोडर्मैट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द लेटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड कमर्शियली, इनमें से किस पादप के जो लेटेक्स होता है उसको आप व्यावसायिक रूप से उपयोग करते हैं? पपाया प्लांट यानी कि पपीते का पौधा, सियाल कांटा प्लांट यानी कि सियाल कांटा का पौधा, रबर प्लांट या फिर बरगद का पेड़, बनियन ट्री। क्या उत्तर देंगे आप? यहाँ पे आप उत्तर देंगे कि, चलो खुद सोच के बताओ। तो यहाँ पे आप क्या उत्तर देते हो कि जो रबर ट्री होता है या रबर प्लांट होता है, उसका जो लेटेक्स निकलता है, उसका जो गोंद निकलती है या उसका जो रस निकलता है, उसको क्या किया जाता है? एक जगह इकट्ठा किया जाता है और वह रबड़ की तरह कार्य करता है। लेकिन वो रबड़ होती है बहुत ज़्यादा ब्रिटल, वह क्या है? बहुत अधिक ब्रिटल होती है। और इस कारण क्या होगा? और इस कारण वह जो आपकी ब्रिटल जो रबड़ होती है उसका हमें करना पड़ता है वल्कनाइजेशन, ठीक है। क्या करना पड़ता है? वल्कनाइजेशन। वल्केनाई, स्पेलिंग गलत हो रही है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। और ये जो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर है, इसमें आप 5% क्या मिला देते हो? 5% सल्फर मिला देते हो, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो आपकी रबड़ है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। एंड वंस द स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड, एक जैसे ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है रबड़ की, वैसे ही क्या होता है, वो हमारी यूज के लिए अच्छी हो जाती है। नहीं तो सोचो आपने रबड़ ऐसे खींची, एकदम टूट गई, क्यों? यूज ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे रबड़ का वल्कनाइजेशन किया जाता है। हिंदी में हम इसको कहते हैं रबर का वल्कनीकरण, रबर का वल्कनीकरण, ठीक है। यह क्या हो जाता है? आपका वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था रबर का पौधा यानी कि रबर प्लांट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज स्वाइन फ्लू, इनमें से किसके कारण स्वाइन फ्लू नामक रोग होता है? बैक्टीरिया के कारण, फंगी के कारण, टेपवॉर्म के कारण या फिर आपका वायरस के कारण? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, टेपवॉर्म को हम कहते हैं फीता कृमि के कारण, या फिर विषाणु के कारण? क्या उत्तर देंगे आप यहाँ पे? देखो जो स्वाइन फ्लू है वह आपका पिग के द्वारा जो जनित है वैसा रोग है। पिग के द्वारा क्या होता है? ये फैलता है। दूसरा हम इसको H1N1 फ्लू भी कहते हैं, ठीक है। हम इसको और क्या कहते हैं? H1N1 फ्लू भी कहते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो H1N1 हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, H1N1 वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है आपका, विषाणु यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। थोड़ा सा फिजिक्स भी पढ़ लें, आपका साथ साथ फिजिक्स भी चल रहा है तो फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो इनमें से ऐसा कौन सा वेव है जो कभी पोलराइज नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसका आप ध्रुवीकरण नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रेडियो वेव्स, दूसरा है अल्ट्रावायलेट रेज, तीसरा है इंफ्रारेड रेज या फिर चौथा है अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्या आंसर आएगा यहाँ, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट को हम बोलते हैं पराबैंगनी किरणें या तरंगे, पराबैंगनी वेव्स, तीसरा है इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरण, और चौथा आ जाता है अल्ट्रासोनिक यानी कि अपश्रव्य तरंग। क्या उत्तर देंगे आप यहां, तो देखिए पोलराइजेशन का जो फीचर है यानी कि ध्रुवीकरण का जो फीचर है वो किसी भी एक ऐसी वेव में लग सकता है जहां पे क्या हो रहा हो, जहां पे जो वेव है वो अलग अलग डायरेक्शंस में वाइब्रेशन कर रही हो। मतलब कोई वेव है वो ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर रही है, ऐसे भी वाइब्रेट कर रही है, यूं भी वाइब्रेट कर रही है। तो वो हर दिशा में अगर वाइब्रेट कर रही है तब हम अगर उसको किसी एक पोलराइजर से पास कराते हैं तो वहां पे जो आपको वेव मिलती है वह एक पोलराइज्ड वेव मिलती है। मतलब किसी एक निश्चित दिशा में वह क्या होगी, निश्चित दिशा में वह चल रही होगी। मान लीजिए आपका ये शीट ऑफ पेपर जो है इसको हम एक पोलराइजर मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या है आपका एक पोलराइजर। मानिए अभी क्या है, जो भी लाइट रेज है वो हर डायरेक्शन में मूवमेंट करती हुई जा रही हैं आगे। ऑल ऑफ सडन आप क्या करते हो, ऑल ऑफ सडन आप अपने पेपर को यहाँ से टीयर कर देते हो और ऐसे लाइट के सामने लगा देते हो। तो यहाँ क्या होगा, जो लाइट का इतना सेक्शन है, मतलब जहाँ से आपकी लाइट जो है वो पेपर आपका जहाँ से कटा हुआ है वहीं से आपकी लाइट क्या होगी, सिर्फ पास होती चली जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप पेपर की बजाय अगर एक पोलराइजर लगाओ तो वहाँ पे आपको एक ही वाइब्रेशन की लाइट मिलेगी, बाकी सबको तो पेपर ने रोक लिया ना। ठीक है, बाकी सबको पेपर ने रोक लिया, तो इस वजह से यहाँ पे ये क्या होगा कि आपकी जो वेव है वह पोलराइज हो जाती है। अब यहाँ देखिए कि ऐसी जो वाइब्रेशंस होती हैं वह किसके अंदर होती हैं। जब मैंने आपको तरंगे बताया था तब मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो क्या होती हैं, उनके अंदर अलग अलग, मतलब अगर उनमें वाइब्रेशन ऐसे है तो वो आगे की तरफ जाती हैं। ठीक है, वाइब्रेशन ऐसे होगी साथ साथ वो आगे चलती चली जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी ट्रांसवर्स वेव है जिसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, वह क्या करती है, वह आपकी पर्टिकुलरली एक दिशा के अंदर नहीं गति करती, वो विभिन्न दिशाओं में मूवमेंट करती है, उसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, तो उसी को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो आपकी रेडियो वेव है, पराबैंगनी किरण है और अवरक्त किरण है, ये तीनों तो लाइट का ही पार्ट है। सन से जो लाइट रेज आ रही हैं उसका यह पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग का पार्ट है। अब यहाँ देखिए, ये तीनों तो क्या हैं, ये तीनों तो हमेशा ट्रांसवर्स होती हैं, जबकि ये जो अपश्रव्य तरंग है यह कैसी है, यह लॉन्गिट्यूडिनल है। ठीक है, यह क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल है। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है कि यह हिंदी में इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, यह कैसी तरंग है, यह आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। और इस अनुदैर्ध्य तरंग के अंदर क्या रहता है कि जिस दिशा में ये चल रही है उसी में इसकी वाइब्रेशन होती हुई चलती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ क्या होगा, ये जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं यानी कि अपश्रव्य तरंगे हैं, यह क्या नहीं कर सकती, कभी पोलराइजर से पास नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इन केस अगर किसी भी बच्चे को यह कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अच्छा, एक और चीज़, पहले तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको यहाँ से रिलेटेड एक बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। डन, चलो तो ज़रा इंटरेस्टिंग सी बात सुन लें इसके बारे में। तो ये जो मैंने आपको पोलराइजेशन
यानी कि ध्रुवीकरण का कॉन्सेप्ट बताया। इसमें आप क्या देखेंगे कि इसके यूजेस कहाँ हैं। तो आप जो सन ग्लासेस इस्तेमाल करते हो ना, ठीक है, जो धूप के चश्मे आप इस्तेमाल करते हो, तो उसमें क्या होता है, लाइट रे जो सन की तरफ से आ रही है वो हर जगह वाइब्रेट कर रही है। तो अगर वो सीधा आपकी आंखों में जाती है, आप देख नहीं पाते, आप अपनी आंखें ना ऐसी छोटी सी कर लेते हो, चुंधी आंखें कर लेते हो, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर जो है ना आपकी जो आंखें हैं वो पोलराइजर का काम करेंगी और क्या करेंगी, थोड़ी सी लाइट रे को अंदर जाने देंगी। लेकिन सनग्लासेस क्या करते हैं, जैसे आप उनको पहनते हो, आप धूप में ऐसे करके भी देखते हो, तब भी आप अपनी आंखें छोटी छोटी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जो सनग्लास है उसके ऊपर पोलराइजर लगा हुआ है, वो बाकी सारी लाइट को वापस भेज देता है और किसी एक पर्टिकुलर दिशा की लाइट को ही, यानी कि एक ही सिंगल वाइब्रेशन वाली लाइट को आपकी आंखों के अंदर एंटर कराता है, और इसीलिए आपका पोलराइजेशन सनग्लासेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या आ जाती है कि यहाँ पे ये जो आपका पोलराइजेशन है, यह 3D मूवीज में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, 3D मूवीज में भी यह इस्तेमाल होता है। और इसी के साथ आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया की फर्स्ट 3D मूवी कौन सी थी? फर्स्ट 3D मूवी ऑफ इंडिया क्या है? वह माय डियर कुट्टी चट्टन, ठीक है। यह क्या है, इंडिया की फर्स्ट कौन सी मूवी? 3D मूवी। इसका हिंदी में अनुवाद बना था, साउथ इंडियन मूवी है ये, और इसका हिंदी में जो अनुवाद हुआ था वह किस नाम से हुआ था? वह हुआ था छोटा चेतन के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपकी मूवी है जिसका नाम क्या है, माय डियर कुट्टी चट्टन, ये आपकी पहली इंडिया की कौन सी मूवी है? 3D मूवी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है ये कि एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज, निरपेक्ष शून्य तापमान को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। ए द टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, वह तापमान जिस पे सभी आणविक गति बंद हो जाती है। बी एट विच वाटर बॉइल्स, ऐसा टेम्परेचर जहां पे आपका पानी उबलने लगता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एट विच लिक्विड हीलियम बॉइल्स, जिस पे इस तापमान पे जहाँ पे आपके लिक्विड हीलियम जो है वो उबलने लग जाता है। लास्ट आ जाता है एट विच द वॉल्यूम बिकम्स मैक्सिमम, वह आपका टाइम या फिर वह आपका वॉल्यूम जिस टाइम पे क्या होता है आपका, वह टेम्परेचर जिस पे आपका जो वॉल्यूम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मैक्सिमम हो जाता है। तो आप यहाँ क्या देखोगे कि जो एब्सोल्यूट जीरो है वह क्या है, तो एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वह कौन सा टाइम होता है, वह कौन सा आपका टेम्परेचर होता है जो क्या है, जिस टाइम पे या जिस टेम्परेचर के ऊपर आपके जितने भी पार्टिकल्स हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो कुछ एनर्जी है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वह सीज हो जाती है। सीज हो जाने का मतलब देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल की बात करूँ ना तो उसके अंदर कुछ एनर्जी होती है, कुछ गतिज ऊर्जा होती है। तो जब उसके अंदर कोई गतिज ऊर्जा होती है तो उसके कारण क्या होता है, हमें उसका कुछ टेम्परेचर लगता है। अब आप कहोगे मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो देखिए जब आप रनिंग करने जाते हो या कार्डियक एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी से हीट रिलीज होती है ना, तो आपने क्या किया, आपने कुछ फ्रिक्शन, आपको अलग अलग प्रकार का फ्रिक्शन हुआ, ठीक है, चलने में आपकी कुछ गतिज ऊर्जा आई और उस ऊर्जा के कारण क्या होता है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसी प्रकार जो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आपके एटम्स हैं, ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर कोई पर्टिकुलर मूवमेंट है, और जब ये मूवमेंट होता है तो इससे क्या होगा, यहाँ पे वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। मूवमेंट से क्या होता है, यहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और ये इसका मतलब क्या है कि जब एक ऐसा टेम्परेचर हो
जिस टाइम पे अगर वो मूवमेंट ना कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कोई टेम्परेचर हमें मिलेगा नहीं। अगर वो चुपचाप शांत बैठे, भाई अगर आप ऐसे ही चुपचाप ऐसे शांत बैठे हो तो आपका जो बेसिक टेम्परेचर है वही तो रहेगा ना, आपका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा थोड़ी, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ क्या होता है, आपका वो टेम्परेचर जिस टाइम पे आपके जो एटम्स है बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, वह तापमान जिस पर सभी आणविक जो मोशन होता है, सभी मॉलिक्यूल्स का जितना भी मोशन होता है वह सीज हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, यानी कि शून्य या फिर आपका निरपेक्ष शून्य तापमान कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका निरपेक्ष शून्य तापमान होता है यह आपका 0 केल्विन होता है, ठीक है। कितना होता है, 0 केल्विन होता है। और ये ओके मत समझ लेना इसे, ठीक है। तो ये क्या है, आपका 0 केल्विन का टेम्परेचर है, इसके ऊपर कोई एटम मूव नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसके साथ यानी कि किस चीज की मदद लेकर आप एक विद्युत चुंबक का निर्माण करते हो, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण करते हो। स्टील का, आयरन यानी कि सॉफ्ट आयरन, एल्यूमिनियम या निकल, इनमें से किसका इस्तेमाल करके आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो। तो भाई देखो, मैग्नेट बनाना है, सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका क्या होगा, एक नर्म लोहा जिसको आप आराम से क्या कर सकते हो, जिसके अंदर के जो एटम्स है उनको आराम से आप एक जगह में अलाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है आपका नर्म लोहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड हैज अ डैश, ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी या कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। स्थिर गति के वृत्ताकार पथ में घूमने वाले पिंड में, स्थिर यानी कि समान गति के साथ, समान गति के साथ वृत्ताकार पथ में घूमने वाले पिंड में डैश होता है। ए समान वेग, सेम वेलोसिटी होती है। बी सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है यानी कि समान त्वरण होता है। कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी होती है यानी कि समान गतिज ऊर्जा होती है। और लास्ट आ जाता है समान विस्थापन होता है यानी कि कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो यहाँ पे ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो आप देखो हर पॉइंट पे इसका क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है वह चेंज होती है। कैसे भैया वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और जो वेलोसिटी है वह किस पे निर्भर करती है, डायरेक्शन पे, ठीक है, और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट पे। तो यहाँ पे क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन लगातार चेंज हो रही है? अब आप कहोगे कि मैम एक्सेलरेशन जो होती है ना वह भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगर यह भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन होगा ये भी क्या होगा, यह भी डायरेक्शन पे निर्भर करेगा। और यहाँ तो लगातार डायरेक्शन बदल रही है ना, तो एक्सेलरेशन भी बदलेगा। नेक्स्ट आता है आपका काइनेटिक एनर्जी, इसको भी छोड़ देते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं क्योंकि उत्तर आपका काइनेटिक एनर्जी है। तो लास्ट क्या आ जाता है आपका कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वह भी बार बार दिशा चेंज होने पर क्या हो रहा है, बार बार दिशा चेंज होने पर यह आपकी डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा दिशा कैसे चेंज हो रही है। तो देखो अभी एक इंसान ऐसे चल रहा है, फिर वो गोल घूमा यूं यूं करके, तो आप देख रहे हो कि लगातार क्या हो रहा है, लगातार उसकी दिशा चेंज हो रही है। पहले इंसान ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, तो इसमें क्या हुआ, आपका डायरेक्शन जो फेस है आपका लगातार चेंज हो रहा है ना, घूम रहा है ना, तो यही चीज है आपका चेंज इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 समान गतिज ऊर्जा। अब समान गतिज ऊर्जा कैसे कि भैया अगर वो इस पाथ में घूम रहा है, दौड़ेगा तो सेम ही स्पीड से ना, क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्पीड सेम है। यहाँ पे बता तो रखा है समान स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv², ठीक है। अगर स्पीड सेम है तो इसका मतलब यहाँ पे आप स्पीड की वैल्यू सेम रख सकते हो। मास सेम है क्योंकि मास तो कभी चेंज नहीं होगा ना किसी बॉडी का, तो इस वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम रहती है।
चलिए, तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो आपकी सौर ऊर्जा होती है वह किसके द्वारा निर्मित होती है? ए है आपका फ्यूजन रिएक्शन, बी है फिजन रिएक्शन, सी है कंबस्शन रिएक्शन और डी है नॉन ऑफ द अबव। संलयन प्रतिक्रिया, विखंडन प्रतिक्रिया, दहन प्रतिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि आपका जो सोलर एनर्जी है उसमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं आपका हीलियम, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? संलयन प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और सूर्य का जो प्रमुख स्रोत है वह ऊर्जा का, वह क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फ्यूजन यहाँ पे उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ कोल्ड डे व्हेन रूम टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा करेंगे हम छोटा। चलो क्वेश्चन देखते हैं अब हम। On a cold day, when the room temperature is 15 degrees Celsius, the metallic cap of a pen becomes colder than its plastic body. Though both are at the same temperature of 15 degree Celsius because. मतलब देखो, एक ठंडा दिन है, ये पेन है, ठीक है, इस पेन के ऊपर एक मेटल का कैप लगा है, 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, पेन का जो बॉडी है वह प्लास्टिक की है और जो उसका ढक्कन है वह स्टील का है। ठीक है, मेटल का है। अब क्या होता है, जैसे मैंने पेन को हाथ लगाया, मैंने कहा बड़ा ठंडा है पेन, तो ढक्कन को हाथ लगाया था तब मेरे को ठंडा लगा, लेकिन जब मैंने इसको इधर प्लास्टिक से उठाया मुझे इतना ठंडा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? ऑप्शन बताना है आपको। ए है मेटल्स हैव हायर थर्मल कैपेसिटी देन प्लास्टिक्स, जो धातु होते हैं उनकी प्लास्टिक की तुलना में उच्च तापीय क्षमता होती है। बी प्लास्टिक्स हैव लोअर डेंसिटी देन मेटल्स, जो प्लास्टिक होते हैं उनमें धातुओं की तुलना में कम घनत्व होता है। तीसरा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जो धातु होते हैं वह ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। और लास्ट है प्लास्टिक्स हैव अ हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन मेटल्स, जो प्लास्टिक होते हैं उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ऊष्मा की जो चालकता होती है वह मेटल्स से ज़्यादा होती है। तो भैया ये बिल्कुल गलत बात है यह। ठीक है, प्लास्टिक्स जो है वो तो ऊष्मा चालकता सहते ही नहीं है। नेक्स्ट क्या कि यहाँ पे इनकी थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है प्लास्टिक से। ये बात सही है कि भैया इनकी थर्मल कैपेसिटी ज़्यादा है, ऊष्मा धारिता ज़्यादा है, लेकिन इसका इस बात से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्लास्टिक्स हैव अ लोअर डेंसिटी देन मेटल्स। नहीं भैया, मेटल्स ज़्यादा घने होते हैं, उनके जो अणु हैं वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं। लास्ट आ जाता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जो मेटल्स होते हैं आपके अच्छे चालक होते हैं हीट के, ऊष्मा के। बिल्कुल सही बात है, जो धातु होती हैं वह ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। ठीक है, आंसर मिला। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3 यहाँ पे आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। कॉपर वायर्स आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन इंस्टेड ऑफ आयरन वायर बिकॉज। कॉपर के तारों का इस्तेमाल करते हैं हम आमतौर पे लोहे की बजाय किसी विद्युत शक्ति संचरण के लिए। ऐसा क्यों है? ए कॉपर इज चीपर देन आयरन, लोहा की तुलना में तांबा सस्ता होता है। बी कॉपर इज लाइटर देन आयरन कॉपर जो है वह लोहे की तुलना में हल्का होता है इसलिए। तीसरा है कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन आयरन, बिजली लोहे की तुलना में तांबा अच्छा सुचालक है। लास्ट आ जाता है कॉपर कैन टेक हायर पावर देन आयरन, यानी कि कॉपर जो है तांबा जो है वह लोहे की तुलना में अधिक शक्ति लेके जा सकता है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या करेंगे कि भैया जो कॉपर है ना वो एक बेटर कंडक्टर है। हमने देखा नहीं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, लेकिन देखेंगे कि सबसे अच्छा चालक कौन? सिल्वर के बाद कौन आता है? कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर क्या है? एक सुचालक है और बहुत बेहतरीन सुचालक है। इसके अंदर जो आपके लॉसेस होते हैं कंपैरेटिवली कम होते हैं बाकियों के मुकाबले। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे इसको उत्तर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अ ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस जो क्या करता है आपके डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। दूसरा है लो वोल्टेज डीसी को हाई वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करता है। तीसरा है लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है। और चौथा है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपको इसका उत्तर देना है कहाँ? कमेंट सेक्शन में। तो आज का आपका ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग और इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे
और साथ साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का जो समय रहा वो कैसा रहा, क्वेश्चंस कैसे रहे, क्वेश्चन समझ में आए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, और साथ साथ स्कोर कैसा रहा ये भी ज़रूर बताना। और अब इसी के साथ यही विराम लेती हूँ। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।